अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन नया जो पेट्रोल बम कहा गया कि खान साहब ने, मैं कहता हूँ ना कि खान साहब दिखाते बायां हैं, मारते दायां हैं, कि एक दिन भी नहीं लिया कि पैकेज रिलीफ दिखाया और बना दिया उससे तकलीफ पैकेज, जो पब्लिक कह रही है। और बहुत अहम खबरें हैं कि लब्बैक के साथ तो मुज़ाकरात और मुआहदा हो ही चुका था। अब टीटीपी तहरीक लब्बैक और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी मुआहदा हो गया और रुका हुआ है टोटल कि जनाब उनके जो दहशतगर्द सैकड़ों हज़ारों, मुझे नहीं पता उनकी क्या तादाद है, कि उन्हें भी रिहा किया जाए। और इरशाद हक्कानी जो नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क जो दुनिया भर में मशहूर है दहशतगर्दी का, उन्होंने इस मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है। और फिर ख़बरें हैं कि 19 नवंबर से पहले बाजवा साहब की छुट्टी हो सकती है। और जो महंगाई का तूफ़ान है, शोर पड़ा हुआ है, उसकी रोशनी में हम गुफ्तगू करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, मगर पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें लोग जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ये एक रेड आइकॉन है बेल के निशान का, उसे दबाइए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये सेकंड का भी काम नहीं है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। देखें, महंगाई तो होनी थी, ये सबको पता है, मगर जिस ढिठाई, बेहयाई, बेशर्मी और खुद एतमादी के साथ की गई कि कौम से खिताब का किया गया। और पहले सब्ज़ बाग, जो मैंने कल कहा था ना कि ये भंग के बाग, जो सब्ज़ बाग हैं भंग के बाग में तब्दील हो गए हैं, कि किस एतमाद के साथ आकर मुस्कुराते हुए, बेफिक्री, लापरवाही के साथ 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया और साथ में कहा कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। और 24 घंटे भी नहीं लिए। पैकेज का तो पता नहीं है वो कहाँ है, किस रास्ते में है, कब से शुरू होगा। मगर जनाब महंगाई, और वो भी मैं शौकत तरीन को कल सुन रहा था इस महंगाई के बम से कोई 6-8 घंटे पहले, कह रहे थे कि जितना IMF कह रहा है हम उतना तो नहीं बढ़ाएंगे, मगर थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे और हुकूमत बोझ बर्दाश्त करेगी, हुकूमत खसारा लेगी। अच्छा, बयान इस तरह करते हैं जैसे हुकूमत कोई और है, रियासत कुछ और है, अवाम कुछ और है, और ये हुकूमत जो है ये बेसिकली सब कुछ अपने पैसे, जो पैसे हैं वो अपनी जेब से खर्च करती है। जब वो सूरत हाल ये हो कि ये फीलिंग दी जाए, शौकत तरीन तो गुफ्तगू ऐसे करते हैं कि मैंने इतना दे दिया, मैंने उधर उतना दे दिया, बिल्कुल जैसे अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर दे रहे हैं, अपनी तिजोरी से दे रहे हैं। तो जो लोग इतने बेशर्मी के हद तक गुफ्तगू करते हो, लेकिन तरीक़ेकार तो दुनिया में ये है ना कि हमने ये किया, हमने ये कहा, हुकूमत ने ये कहा, मगर दोनों पार्टियां, वज़ीर आज़म भी और वज़ीर जो मुशीर ख़जाना है जिसकी कोई फुटिंग नहीं है, वो भी कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो बहरहाल वो कहा जाता है ना कि बात इतनी थी कि कहाँ महंगाई की बात हो रही थी, मगर मसला अब तय ये हो रहा है कि क्या बात कपड़े उतारने तक आ गई है। और जब कपड़े उतर जाए ना जिस माशरे में, और कपड़े ही उतर गए हैं, देखा जाए ईमान, अखलाकी कपड़े तो हमारे बहुत पहले उतर गए थे, मानते नहीं हैं। अब हमारे बदन के जो कपड़े रह गए थे वो भी उतर गए हैं। और जब कपड़े उतर जाते हैं, और ये अक्सर महंगाई से ही उतरते हैं, अखलाकियात जब तबाह हो तो फिर महंगाई आती है कि निज़ाम टूट जाता है ना। जब अखलाकियात ख़त्म हो जाए, तंजीम ख़त्म हो जाए, नज़्म ख़त्म हो जाए, यकजहती ख़त्म हो जाए, टॉलरेंस ख़त्म हो जाए, तो ये सब का नतीजा फिर ये, मैं सादगी से बता रहा हूँ कि महंगाई की शक्ल में निकलता है। वो भी आऊँगा कि महंगाई के मतलब क्या होते हैं। तो फिर इज़्ज़तें सस्ती हो जाती हैं। डाल रहे हैं दुनिया की तारीख पर निगाह, फिर इज़्ज़तें सस्ती हो जाती हैं और चौकों बाज़ारों पे बिकती हैं। आपके मुल्क में बहुत पहले से क्या हो रहा है, बहुत सी चीज़ों का मैं खुद गवाह हूँ, वहाँ क्या क्या सूरत हाल लोगों को पेश है, मगर अब ये बहुत आम होता जाएगा, इंतहाई आम होता जाएगा। बस ये जहन में रखें। और जब इज़्ज़तें सस्ती होती हैं तो उस माशरे में जो रऊसा होते हैं, उमरा होते हैं, उनकी सहूलतें, उनकी अय्याशियाँ और बढ़ जाती हैं। वो और बेशर्म और बेहया होते चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो समझदार होते, शर्म होती, गैरत होती, तो उनके आसपास एतराफ़ के लोगों की शर्म व हया बेचने की ज़रूरत पेश नहीं आती, उनके बदन से कपड़े नहीं उतरते। तो बस ये जहन में रखिएगा
कि अब मामला कपड़े उतरने तक तो आ ही गया, अब इज्जतें सस्ती होने का वक्त आ रहा है। और ये जो सिक्योरिटी स्टेट थी ना कि तुम्हारी आज़ादी और ये अल्लाह का दिया हुआ मुल्क, खुदाजादे मुमलिकत, अब सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये जो दुनिया को दिखाने के लिए निज़ाम बनाया हुआ था, जो झूठे हलफ उठाकर जिसे तोड़ा जाता रहा, जिसकी तौहीन की जाती रही, उसके नतीजे में अब मज़ीद क्या क्या सहना है और कहाँ तक जाना है, ये अब आप लोगों को तय करना है। मगर मुझे पता है कि जो भूखे, नंगे, बीमार और घुटन ज़दा हों, वो मजहबी घुटन हो, वो फ़िरका वारियत की घुटन हो, वो सियासी मुखालफत की घुटन हो या खौफ की घुटन हो जो पैदा की गई है, जो इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं वो बाहर नहीं निकलते। वो पूछते नहीं किसी से कि ये सब क्या हो रहा है, वो बर्दाश्त किए चले जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर उनमें पूछने की सलाहियत होती, बाहर निकलने की सलाहियत होती, सोचने समझने की सलाहियत होती, तो यहाँ तक पहुँचते ही क्यों। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। टीडीपी से आपने सुन लिया होगा कि शाद हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क है, उनकी मौजूदगी में, उनकी सालिसी में मुज़ाकरात हुए हैं और हुकूमत ने नहीं बताया, ये टीटीपी खुद बता रही है कि जी मुज़ाकरात हो गए हैं और कामयाब बताते हैं। बस ये कि कैदी रहा करने हैं। जैसे काबुल की जेल से छोड़े थे ना दाइश, बाकी जो उन्होंने आते ही हशर किया, अभी भी हॉस्पिटल में मारा है 20-25 को, एक कमांडर भी तालिबान का मारा है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। तो वो पहले कह चुके हैं कि हमारा मकसद मुल्क की आज़ादी है, इस निज़ाम से आज़ादी है, इस मुल्क पे कब्ज़ा करना है और इस्लामी निज़ाम नाफिज करना है। वो इस्लामी निज़ाम जो दुनिया में, जो कुरान शरीफ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, अहादीस में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो निज़ाम, वो इस्लामी निज़ाम इन्होंने लाना है। तो कैदी भी रहा कर दीजिए, जो रही सही कसर रह गई है वो पूरी कर दें। देखिए असल बात यह है कि जो आपके मौजूद निज़ाम है ना, जो जिसे आप जमहूरियत कह रहे हैं, वो मुकम्मल फारिग हो चुका है, नाकाम हो चुका है, उसकी कहीं कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि उसे चलाया कहीं और से जा रहा है झूठे हलफ उठा के। आइन की आपके यहाँ कोई हैसियत नहीं है कि जिस आइन पर लोग हाथ रख कर, सियासतदानों से लेकर फौजियों तक हाथ रख कर, कुरान उठाकर हलफ देते हों कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट करते हो, वहाँ कोई निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम तो फारिग हो चुका। अब क्या करना है आप लोगों ने? कोड़े जूते खाते रहना है, कपड़े उतारते रहना है, महंगाई और से और होती जाएगी। अभी महंगाई और होगी। पहले महंगाई समझ लें क्या होती है। अफरात ज़र जो आपकी मईशत से बड़ा हो जाए, और ये अफरात ज़र फैलता है बेतहाशा नोट छापने से कि आपके एसेट्स, आपके असासों से ज़्यादा नोट हों, आपकी आमदन से ज़्यादा नोट हों, तो महंगाई बढ़ती चली जाती है। इसे अफरात ज़र को, इन्फ्लेशन जो जिसे कहते हैं, ये महंगाई होती है। तो ये आपके यहाँ बरसों से हो रहा था, तारीख़ी तौर पे दहाइयों से हो रहा था, तो अब उसके नताइज आ रहे हैं। अभी तो IMF की जो मज़ीद शराइतें वो एक एक करके आएंगी। चीनी, देखें निज़ाम क्या होता है कि आपके वज़रा बैठ कर टेलीविज़न पर प्राउडली बहस कर रहे हैं कि पंजाब में चीनी 90 रुपये को बिक रही है, लोग झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी जो सड़क पे खड़ा है वो कह रहा है मेरे कपड़े उतर चुके हैं। मैंने कुछ लोगों से गुफ्तगू की है, आम लोगों से, वो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल बहुत चला लिया जाए तो 2 दिन चलता है, मतलब 75 रुपये। 146 का तो हो गया ना, 4 रुपये तो आप मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस भी डेली की लगा लें ना, जो अचानक 100, 200, 400 का काम आ जाता है, मगर 4 रुपये लगा देते हैं हम, तो $120 महीना होते हैं। तो जब मैंने 1-2 लोगों के साथ मिल के हिसाब लगाया, अगर वो सिर्फ रोटी खाएं, सिर्फ रोटी, मकान का किराया, बिजली, पानी, आटा, दाल, चावल, एक आदमी जोड़ा कपड़ा, चप्पल, जूते, छत से लेकर जब हर चीज़ लगाएं तो 70 से 80 हज़ार रुपये चाहिए सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। और सूरत हाल ये है कि अब आप बच्चों को देखिए, शहरों में तो बहुत बुरी हालत है, गांव में तो घर में दाने थोड़े बहुत होते हैं ना। तो वो जो एक साहब ने बताया कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं कराची, लाहौर, बड़े शहरों में, ये बेचारे आते हैं, इनके घरों में थोड़े बहुत दाने हैं तो ये 10-15 हज़ार रुपये कमा के भेज देते हैं, खुद सड़क पे सो जाते हैं कहीं, या 6-7 लोग मिल के रहते हैं और सिर्फ रोटी खाते हैं। तो तसव्वुर कीजिए कि वहाँ इंसान पैदा हो रहे हैं सिर्फ वो
मुश्किल में माँ बाप उन्हें पालते हैं, वो सिर्फ रोटी खा के आगे बढ़ते हैं, और फिर जब वो खुद बड़े होते हैं तो उसी तरह के नए लोगों को वो पालना शुरू कर देते हैं कि बस रोटी, उनकी ज़िंदगी का टोटल मकसद ये है कि रोटी ढूंढ के लानी है और रोटी खा के किसी सूरत से एक वक्त की और खिला के अपने बच्चों को, बहन भाइयों को, फिर कहीं भी जगह मिले सो जाए, और ये सिलसिला बढ़ रहा है आगे। मतलब उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि सांस लेने के लिए पानी और रोटी का इंतज़ाम करना, इससे आगे उन्हें कुछ नहीं पता। एक ऐसे बेशऊर माशरे में जहाँ रोटी की जंग में लोग फारिग हो जाते हों, वहाँ क्या डेमोक्रेसी, वहाँ क्या एम्पीरियलिज्म और क्या कैपिटलिज्म और क्या सोशलिज्म, वहाँ किसी निज़ाम की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। मतलब अशराफिया लूटती रहेगी। अब इस महंगाई में तो नए कमज़ोर पैदा होंगे ना, और अशराफिया ऐश करेगी कि वो 4 मुलाजिम की जगह 6 रखेगी। उनके पास तो पैसों का, देखिए असम्बली में कल ख्वाजा आसिफ और 1-2 लोग कह रहे थे कि जी मुस्तफ़ा खोकर कि जनाब वो सेनेट में और ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में कि रूटीन की कार्रवाई बंद करके महंगाई पर गुफ्तगू की जाए जो हाहाकार मची हुई है। तो कुछ लोग बराबर में बैठे हंस भी रहते, शोर पड़ रहा था, और स्पीकर दोनों तरफ के यही कह रहे थे, और सेनेट का चेयरमैन और वो कि जी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करें जी, दूसरे को नंबर दें। मतलब उनके नज़दीक इशू नहीं था। तो इसमें मेरा सवाल ये आप लोगों से, क्या उस असम्बली में, उस सेनेट में आपके दरमियान का कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी जो आपकी नुमाइंदगी करता हो, जिसे आपकी तकलीफ़ का एहसास हो, आपके दर्द का एहसास हो, आपकी भूख का, आपकी प्यास का कहीं कोई भी एहसास और फीलिंग्स हो? नहीं, कोई एक भी नहीं है। आपने अपने दरमियान से कोई नहीं भेजा और आपको भेजने की इजाज़त ही नहीं दी गई। इस सूरत हाल में आपके लिए कहाँ से कोई रिलीफ आएगा? महंगाई तो हो गई, मगर कोई तो हो जो ये सोचे कि ये महंगाई हुई क्यों, ये वक्त आया क्यों, ये अफरात ज़र इतनी फैली क्यों, नोट इतने छापने क्यों पड़े? कभी गौर किया आपने? किसी ने गौर किया? देखिए ये निज़ाम तो ख़त्म हो गया ना। ये असम्बलियाँ, कल इजाज़त नहीं मिली ना बात करने की कि किसी सूरत से कि महंगाई पर बात हो सके कि महंगाई क्यों हुई। बस आप एक बात याद रखिएगा, महंगाई या माशरे में जो कुछ भी गदरबूत पड़ता है ना, वो बद इंतज़ामी से पड़ता है, बेहतियाती से पड़ता है, मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, उससे पड़ता है। इस खित्ते के लोग कभी भी अच्छे मैनेजर नहीं थे, इसीलिए बाहर के लोगों का वेलकम करते रहे। हिंदुस्तान में भी कोई सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, मगर रियासत जिसे डीप स्टेट कहते हैं ना, वो मौका दे रही है आवाम को कि आप लोग आगे बढ़ें। और कहते हैं वहाँ कि बहुत सारे रियासती इदारे वेल प्रॉपर काम करते हैं अब, मगर मोदी ने उसे मज़ीद फिर ख़राबी की तरफ वापस पीछे धकेला है। तो बस ये जहन में रखें, ये बद एहतियाती, मिसमैनेजमेंट और तकब्बुर, गुरूर, जहालत, ये सब इस सूरत हाल की जिम्मेदार होती है। और आपके यहाँ 74 सालों से ये सब कुछ ऐसे ही चला। ऐसे रिलीफ आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि मैं पिछले बहुत सारे प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि इस खित्ते के लोग मैनेजमेंट जानते ही नहीं हैं, और ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। देखें, माशरे तरक्की करते हैं एहसास से, एक दूसरे के एहसास से तरक्की करते हैं कि जो सहूलत मुझे है मेरे मोहल्ले वालों को भी मिल जाए, मेरे अतराफ़ को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, जिसका मैं यहाँ देखता हूँ अपने इस मुल्क में कि हुकूमत में एहसास है, क्योंकि आम लोगों में एहसास है। आप और हम अपने गिरबानों में झाँके ना, तो हम अपनी बालादस्ती के लिए काम करते हैं, हम अपनी ताकत के लिए, अपने तकब्बुर के लिए, अपने गुरूर के लिए अगर खैरात और ज़कात भी कहीं देखते हैं तो उसमें भी यही पहलू ढूंढते हैं। मैं इसकी बहुत लंबी तफसील बयान कर सकता हूँ, मगर मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मगर बस इस बात पे कुछ सोचिएगा कि ये एहसास का खेल है सारा, कि गार्बेज भी हमारी हुकूमत नहीं उठा सकती, हम पानी भी बेच देते हैं। कि वो एक सिपाही ने, एक सब इंस्पेक्टर ने ख़त लिखा है IG पंजाब को कि हमें आगे फ्रंट लाइन पर खड़ा कर दिया लबैक वालों से लड़ने के लिए। जब लड़ाई का वक्त आया तो रेंजर जो हमारे पीछे बैकअप फोर्स थी वो भागने में सबसे आगे थी, भाग गई। फिर दूसरे दिन मैंने देखा और भागी हुई फ़ौज को हमारी कमांड उसे दे दी गई। तो मेरा दिल टूटा, मेरे साथियों का दिल टूटा। और फिर आपने देखा फ़ौजी अफसर तबादले कर दिए गए, और हुकूमतों के अपने ड्रामे थे और उनको रोकने वाले। मतलब पुलिस से कौन लड़ सकता है अगर उसके पास इख्तियार हो, उसके पास एक मुनज़्ज़म निज़ाम हो और वो चीज़ें हों जिनसे मामलात निपटाए जाते हैं।
तो उस इंस्पेक्टर ने लिखा कि हमारी कमांड उन्हें दे दी गई, मगर उस इंस्पेक्टर को नहीं पता कि ये रेंजर लूट मार का एक दस्ता है। हम आपको याद है ना, मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि मुबारक हो पंजाब वालों को कि अब उनके यहाँ भी रेंजर जो ना 2 महीने के लिए आई है, जो अब पता नहीं जाएगी भी कि नहीं जाएगी, और नहीं पता कि डब्बैक से तो माहिदा हो गया, नहीं मुझे नहीं मालूम कि वापस लिया ऑर्डर कि नहीं लिया इसको रेंजर को वापस भेजने का, कि ये तो पानी बेचने के लिए मशहूर है, ये तो ड्रग बेचने के लिए मशहूर है, ये भत्ता लेने के लिए मशहूर है। ये लड़ेंगे कहाँ? ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मिसाइल छोड़े जाते हैं, जंगों के नारे लगाए जाते हैं, आपको नगमे सुनाए जाते हैं कि ये लूट मार का निज़ाम कायम रहे। ये जो महंगाई है ना, इसकी असल वजह आपका वो फौजी बजट है जो आपकी औकात से सैकड़ों गुना ज़्यादा है। 200 कारोबार चलाते हैं साथ में, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा। देखिए, मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, मैं आगे बढ़ते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि जनाब बहुत ही स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं कि अफजल जंजुआ जो सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे और जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं, उनके हवाले से ये खबर मशहूर हो रही है कि जी जनाब इमरान खान साहब जो हैं 19 नवंबर को, याद रहे कि 20 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन हुआ है जनरल्स का ISI में, पेशावर कोर में और कराची कोर में, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है कि 20 नवंबर को वो ट्रांसफ़र शो किए गए ना। तो उससे पहले इमरान खान साहब 19 नवंबर को जनरल बाजवा को सैक कर सकते हैं। यह OS लगारी के घर में ये बात की गई है, जनरल अफजल जंजुआ साहब ने वहाँ की है इस्लामाबाद में। और फिर मेरे एक जरिए ने जब मैंने इस खबर की कंफर्मेशन के लिए एक जगह फ़ोन किया इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा हमें इसका तो नहीं पता कि OS लगारी के घर में क्या हुआ है, मगर इमरान खान ने अपने कुछ सूबाई वज़रा से ही गुफ्तगू ज़रूर की है, जो ये बात लीक हो गई है कि मैं इन जनरलों को फिक्स कर दूंगा। तो ये लड़ाई अपनी जगह आगे और बढ़ रही है। मैंने आपसे पिछले दिनों कहा था ना कि 20 नवंबर अभी बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मगर आप ये देखें कि TTP से, TLP से और तहरीक लब्बैक से, तहरीक तालिबान से सबसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, छोड़ा जा रहा है, रिहा किया जा रहा है। जिन्होंने लोग मारे, कत्ल किए, मस्जिदों को नहीं छोड़ा, कब्रस्तानों को नहीं छोड़ा, जनाजे गाहों को नहीं छोड़ा, हमारे स्कूलों को नहीं छोड़ा और हमारे पुलिस वालों को नहीं छोड़ा, फौजियों को भी नहीं। आम पुलिस मरते तो आम फौजी हैं ना बेचारे, आम फौजी तो मेरे और आपके भाई हैं ना, वो जो 4,000 रुपये और 40,000 रुपये और 20,000 रुपये में तन काम करते हैं, लंगर की रोटी खाते हैं, मारे वो गए, मगर उन दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया दोनों तरफ के। मगर वो अली वज़ीर जो अपने इलाके के हुकूक की बात करता है, जिसके अपने ख़ानदान के 10 लोग मारे गए, MNA अली वज़ीर की बात कर रहा हूँ, जिसके अपने ख़ानदान के 10 लोग दहशतगर्दों के हाथों मारे गए, वो अंदर है, किस इल्ज़ाम में किसी को नहीं पता। उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो हुकूक की बात करता है, वो आवाम के एहसास की बात करता है, वो आपके दुखों की, आपकी तकलीफ़ों की बात करता है, मगर उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे अंदर रखेंगे क्योंकि वो दहशतगर्द नहीं है। इस रियासत में ये तय हो चुका है कि जुत्थे बाहर निकलेंगे, इस रियासत को लिटा कर मारेंगे, तब हुकूक की बात बैठ कर टेबल पर होगी। और फिर ताकत, ये कहते हैं ना जैसे 2 मर्द बैठ के पंजा लड़ाते हैं, उस बुनियाद पर इस सियासत में फैसले हो रहे हैं और इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इसका अंजाम गदर बूद से निकलता है, और गदर बूद का मतलब समझते हैं, डिक्शनरी में जाके देख लीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो वो जो जाहिल मुहिब वतन हैं, जो मुहिब हुब्बुल वतनी को चाटते हैं, उस पर सोते हैं, बिछाते हैं, खाते हैं, वो आकर अभी गालियाँ बकना शुरू हो जाएंगे, जो रोज़ाना ही बकते हैं। मुझे उनकी गालियों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जहालत पर, उनकी बेवकूफ़ी और उनकी बेशऊरी पे मुझे हंसी आती है और साथ में रहम आता है कि ये हैं वो बेचारे जो असल चारा हैं और जिनकी वजह से अहले शऊर भी मारे जाते हैं, कि ये जानवर जाहिल जो सदियों से इस खत्ते में कभी अंग्रेज़ के साथ, तो सूरी के साथ, तो गजनवी के साथ ये खड़े होते हैं, अपने ही बहन भाइयों को मारते हैं और अपनी ही इज़्ज़तों को बेचते हैं और फिर फ़ख्र करते हैं, फिर उन्हीं की ग़ुलामी करते हैं। सारी हिंदुस्तान की जंगें उठाकर देख लें, इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आने वालों की तादाद क्या थी, उनके साथ हमारे कितने लोगों ने मिलकर उनका साथ दिया और एक दूसरे को मारा और उनका इक़्तिदार पे गैर मुल्कियों का कब्ज़ा करवाया।
मैंने कहा ना, ये एहसास का खेल है। जब तक हम आपस में एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम आगे बढ़ सकें। आप देखें 4 माह में, 4 दिन में 35 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए और कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट है। हाँ है, आपका अफरात ज़र कंट्रोल होता, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मौजूद होती कि 100 रुपये का हो गया है ना, तो मैं 100 रुपये तकलीफ़ हो रही है मगर मेरी जेब में है खर्च करने को, तो कोई इतना बड़ा इशू ना बनता जैसे और दुनिया में। मगर ये दुनिया की बैनुल-अक़वामी दिखाकर महंगाई आपको मार रहे हैं, मगर अपनी कारस्तानियाँ 3 साल में देखें, 3 साल में आपको एक बात तो यकीनन आप सब मान चुके हैं ना कि किसी को कुछ नहीं पता है कि इस हुकूमत ने क्या किया, ये क्यों आई थी, इसे क्यों लाया गया था। इसे दरअसल लाया इसलिए गया था कि इनको जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे एहसास हो गया था कि अब हमारे ऊपर वक्त क्या पड़ने वाला है। अच्छा, ये अभी भी सुधरे नहीं है। देखें, इनके सुधरने का या इनके खौफ का बस इतना बता सकता हूँ कि आपने सुना होगा कि एम्बेसडर वो यहाँ से अमेरिका से जा रहा है पाकिस्तानी, डॉक्टर असद मजीद, उनकी जगह मसूद खान, जो आप उन्हें नोन जो एज ए नोन जानते हैं, आज़ाद कश्मीर के सदर जो अभी रिटायर हुए हैं, सदारत से सबकदोश हुए हैं, मसूद खान उनको लेकर आए। ये वो हैं जो कैरियर ब्यूरोक्रेट हैं और सदर बनने से पहले ये यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुस्तकिल मंदूब थे। अंदाज़ा लगाए कि इनके पास दिमाग भी ख़त्म हो गए हैं कि एक बंदे का कैरियर ख़त्म हो गया, रिटायर हो गया, उसे सदर बना दिया आज़ाद कश्मीर का, मगर अब उसे एम्बेसडर बना के ला रहे हैं। क्यों? कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना माउथ पीस चाहिए। अब कश्मीर पे इशू आखिरी सेटल होने जा रहे हैं, जो अगर आपको याद हो, ये जहन में रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 5 अगस्त 2019 को मैंने बता दिया था कि ये अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सेटलमेंट के साथ हुआ है, ये जो भी कश्मीर में हुआ है। और ये जो मुसलसल शाह महमूद कुरैशी कहता है ना कि 370 वापस करो, 35A वापस करो और वो सारा पहले का स्टेटस बहाल करो। मतलब कश्मीर आज़ादी की बात नहीं करता ये कभी भी, ये कहता है कि स्टेटस बहाल करो जो पहले का स्टेटस है। तो वहीं पर बात आके ख़त्म होगी और ये नारे मारेंगे कि देखें हमने जो कहा था हमने करवा दिया है। इमरान खान देखें इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही, और कश्मीर पे भी देखें उसी ने सब कुछ वापस लिया। तो ये गेम याद रखिएगा, ये 3 साल पुराने 2-2.5 साल पुराने वाले स्टेटस पे वापस जाएंगे जहाँ से मामला कहानी शुरू हुई थी, और उसी स्टेटस को मेंटेन करके ये मामला ख़त्म होगा, क्योंकि आपकी फ़ौज में अब लड़ने वड़ने की कोई ताकत है नहीं। अब रोटी अमेरिका देगा, मगरिब देगा तो आप खाएंगे या चाइना फेंकेगा, थोड़ा बहुत आप बीच में गेम भी खेलते रहेंगे। इन बातों को सबको जहन में रखिएगा। आज के प्रोग्राम में इस पर ही ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।